अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी मैमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। हमने पिछले दिनों अपने चैप्टर नंबर 2 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम कुछ जर्नल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के साथ ही बताया था कि कुछ जर्नल फीचर्स होते हैं जिससे हम डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, तो इन तमाम ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप मौजूद है उनके अपनी अपनी प्रॉपर्टीज और अपने अपने जर्नल फीचर्स है। ठीक है, तो उसके साथ ही उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी अपने हिसाब से मौजूद है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारे पास जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। सही, सो वेरी फर्स्ट अगर हम इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का है वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एलिमेंट रिफर्स करता है किसको स्टूडेंट, अरेंजमेंट को। सही, तो ये अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की है इन एटॉमिक ऑर्बिटल, अब ये ट्रांजिशन मेटल्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। सो द डी ब्लॉक एलिमेंट ये हमारे पास तमाम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है। सो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा ये किसका होगा, ट्रांजिशन मेटल्स का होगा, विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि कहां पर है, पीरियोडिक टेबल के सेंट्रल पार्ट में। यानी हमारा पीरियोडिक टेबल जो है इसके एक तरफ एस ब्लॉक है और एक तरफ पी ब्लॉक है। दरमियान में जो सेंट्रल पार्ट है हमारे पास वो बेसिकली अरेंजमेंट जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। अब ये अरेंजमेंट जो है वो किसकी है, ट्रांजिशन मेटल्स की है। तो आपने डेफिनेशन भी इसकी जो लिखनी है वो जरूर मेंशन करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी हम यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे किसी भी एलिमेंट की हो चाहे किसी भी ब्लॉक की हो, वो तो बेसिकली आपको अरेंजमेंट ही शो करेगी कि जो एलिमेंट है वो किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट से, किस सीक्वेंस से मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट की तो ये रिफर्स करता है, शो करता है हमें ट्रांजिशन मेटल्स को। सही, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई। नाउ अब अगर हम सेपरेटली बात करें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक की, सो द जर्नल फॉर्मूला ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज दिस। ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट इसका जर्नल फॉर्मूला यानी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब इसमें बेसिकली ये जो हमारे पास n है, वेयर n इज द आउटर मोस्ट शेल, ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एलिमेंट का एटम है। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल हमारे पास, हम इसको डिनोट करते हैं n से। ठीक है, सो द आउटर मोस्ट शेल हमारे पास होगा, हम इसे डिनोट करेंगे n से। इस जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होगा इसमें बेसिकली हमारे पास जो सीरीज थी 4D सीरीज हो गई, 5D सीरीज हो गई, वो मौजूद होगी। सही, अगर किसी एलिमेंट का आउटर ट्रांजिशन यानी आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है, अगर वो D है यानी 3D सीरीज है तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, 3D होगा। ठीक है, अगर 4 है तो 4D होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, अपनी सीरीज के ऊपर। सही, जो हमने सीरीज पढ़ी थी। नाउ अब ये जो D है हमारे पास, ये D रिप्रेजेंट कर रहा है D ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इसमें जो हमारे पास एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें N और S की, सो S हमारे पास ये S ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि सब शेल आएगा, या S सब शेल है, यानी इसमें S सब शेल भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बाकी एलिमेंट S के बच जाएंगे लास्ट में, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरेंजमेंट को, तो वो S सब शेल हमारे पास यहाँ फिल होंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही अगर हम बात करें N-1 की, सो N-1 जो है ये हमारे पास सेकेंड आउटर मोस्ट शेल है। लास्ट शेल की अगर हम बात करें तो वो N से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अगर हम सेकेंड आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो वो हमारे पास होता है N-1। ठीक है, इस सेकेंड आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं, पेन अल्टीमेट भी कहते हैं। अब ये पेन अल्टीमेट जो है ये बेसिकली जो हमारे पास मेन हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें से हम माइनस करते हैं 1 को। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल 3D है तो बाहर वाला क्या होगा, 4D होगा। आउटर मोस्ट शेल अगर 5D है तो बाहर वाला कौन सी सीरीज होगी, 6D होगी। यानी जो हमारे पास मेन जो आउटर शेल है उसमें हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उसका हाफ यानी -1 जो है वो हम अपने सेकंड आउटर मोस्ट शेल में रखेंगे। उस सेकंड आउटर मोस्ट शेल को हम पेन अल्टीमेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सेकंड आउटर मोस्ट शेल है ये साथ ही इंडिकेट करता है किसको, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, यानी यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो इंडिकेट होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन है, आउटर ट्रांजिशन है और डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इनकी तकरीबन जो अरेंजमेंट होती है वो एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। उस ऑर्डर को, उस पैटर्न को जो है वो फुलफिल किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अरेंजमेंट मौजूद होती है। लेकिन इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में कुछ एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, सो एक्सेप्शन आर अकर व्हेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू डिफरेंट। अब सवाल ये बनता है कि ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं। अब इसमें अरेंजमेंट और पैटर्न तो सेम है, फिर ये एक्सेप्शन केस क्यों आ रहा है? सो बेसिकली एक्सेप्शन केस स्टूडेंट उस वक्त आएगा जब हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो मजीद स्टेबल होना चाहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए जो हमारे पास एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सही। उस शिफ्ट की वजह से, उस जो है मूवमेंट की वजह से आप कह लें कि उस स्टेबिलिटी को बढ़ाने की वजह से क्या होगा, अरेंजमेंट में एक्सेप्शंस आएंगी, ठीक है। इसके साथ ही दे यूजुअली हैपन इन एलिमेंट लाइक, अब ये एक्सेप्शन बेसिकली हमारे पास दो एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट के, उनमें होती है। जैसे पहला हमारे पास एलिमेंट है क्रोमियम, दूसरा है कॉपर। क्रोमियम और कॉपर ये वो दोनों एलिमेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली इनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफर होती है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन। जैसे हमारे पास ज्यादातर हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब ये फुल फिल्ड क्यों होते हैं, ये फुल फिल्ड इसलिए होते हैं ताकि इनमें स्टेबिलिटी मजीद बढ़ जाए। तो अपने आप को ज्यादा स्टेबल करने के लिए ये एक्स्ट्रा फिल हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक पैटर्न था, ऑर्डर था डी ब्लॉक एलिमेंट के अरेंजमेंट का, उससे थोड़ा सा स्लाइटली क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इस वजह कर इन दोनों एलिमेंट में एक्सेप्शन आ जाती है, सही। अब एक्सेप्शन अगर हम देखें क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में क्रोमियम। क्रोमियम का जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो बनता है ऑर्गन 4s2 3d6। अब ये हमारे पास जो है 4s2 और 3d4, यानी कि हमारे पास s शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि d शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके जो एक्सेप्शन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4s1 और 3d5 हो रहा है, यानी लास्ट वाले शेल में कंप्लीट फिल्ड हो चुका है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा क्या अचीव कर सके, स्टेबिलिटी अचीव कर सके, ठीक है। तो पेपर में आपसे रीजनिंग क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछा जा सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन से एक्सेप्शन है और वो एलिमेंट कौन से हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चाहे वो किसी भी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हुए हुए हैं इन दी ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन दी शेल। अब इसी ऑर्बिटल और शेल को हम किस तरीके से देखते हैं, हम देखते हैं इसके ब्लॉक के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो एलिमेंट्स मौजूद हैं डी ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, उनकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक किस तरीके से होगी। नाउ अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की, तो हमने डिस्कस किया कि ये अरेंजमेंट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो n है वो आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है और n-1 हमें सेकंड आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम पेन अल्टीमेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तमाम जो है वो इंडिकेट करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इन्हीं डी ब्लॉक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के अरेंजमेंट में दो एक्सेप्शन भी है, यानी दो एलिमेंट की एक्सेप्शन भी है, यानी जो इंस्टेड होनी चाहिए थी अरेंजमेंट उससे स्लाइटली चेंज है, ठीक है। अब वो चेंज और वो एक्सेप्शन आ क्यों रहा है, ताकि ये एलिमेंट मजीद स्टेबल हो सके।
तो सारी चीज जो बात डिपेंड करती है वो स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि एलिमेंट मजीद स्टेबल होना चाह रहे हैं, इसलिए एक्सेप्शन केस बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट का। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी को। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं बाइंडिंग एनर्जी को। अगर हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, सो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जब हमें किसी एटम या किसी एलिमेंट को ब्रेक करना होता है। तो बेसिकली एटम को या एलिमेंट को ब्रेक क्यों किया जाता है? एटम और एलिमेंट को ब्रेक इसलिए किया जाता है ताकि उसके जो पार्टिकल्स, मजीद चीजें हैं, न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनको अगर स्टडी करना हो, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना हो, तो उसके लिए हमें पहले एटम को या एलिमेंट को ब्रेक करना होगा। नाउ उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी जोड़ने वाली नहीं बल्कि अपोजिट तोड़ने वाली एनर्जी है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन होगी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉन्डेड सिस्टम। बाउंडेड सिस्टम का क्या मतलब है? बाउंडेड सिस्टम का मतलब है जैसे एटम, न्यूक्लियाई और पार्टिकल्स। अब हमारे पास एटम के अंदर क्या होते हैं? उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम उसके न्यूक्लियस को देखना चाह रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना चाह रहे हैं, तो फिर हमें एटम को कंप्लीट इस तरह तोड़ना होगा कि हमें उसका न्यूक्लियाई मिल जाए। सही, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये रिप्रेजेंट करती है द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स होल्डिंग द सिस्टम। तो ये एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है किसको? अट्रैक्टिव फोर्स को, यानी उस फोर्स को जिसने इस पूरे सिस्टम को होल्ड करके रखा है। सही, अब किसी एटम को तोड़ने के लिए उसके न्यूक्लियस को हासिल करने के लिए जो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी लगेगी, विच मीन्स वही बाइंडिंग एनर्जी रिप्रेजेंट करेगी उस तमाम फोर्सेस को जिस फोर्सेस ने इस पूरे न्यूक्लियाई, इस पूरे एटम्स को, तमाम चीजों को होल्ड करके रखा था। क्योंकि जितनी एनर्जी से होल्ड किया गया है उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तोड़ने के लिए। तो इसको तोड़ने के लिए हम जितनी एनर्जी लगाएंगे उससे हमें ये अंदाजा होगा कि ये कितना ज्यादा जो है उसकी स्ट्रेंथ थी, वो कितना ज्यादा होल्ड करके सिस्टम को रखा था। तो स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए भी हम इसी एनर्जी को लगाते हैं और सेपरेशन के लिए भी हम बाइंडिंग एनर्जी का यूज करते हैं। सही, नाउ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, अब हमारे पास जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स है उनकी जो अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि दीज एलिमेंट आर हैव बाइंडिंग एनर्जी, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो हमें जो डी ब्लॉक ऑर्बिटल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पता चला कि इस डी ब्लॉक ऑर्बिटल की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला जब हमने बाइंडिंग एनर्जी लगाई इन एटम्स के ऊपर। तो जब हम इन एटम और एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी लगाएंगे तो हमें इस चीज का भी अंदाजा हो जाएगा कि इसे तोड़ने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है मींस उतना ज्यादा हमारा एलिमेंट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रखता है, यानी उसकी अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम लग रही है विच मीन्स कि हमारे पास जो अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। और अगर एनर्जी ज्यादा लग रही है बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम बात करें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की, सो द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई गई, क्योंकि इन एलिमेंट्स को जो बाइंडिंग एनर्जी लगाई गई वो बहुत ज्यादा हाई लगाई गई। ठीक है स्टूडेंट, इन पीरियोडिक फॉर्म लेफ्ट टू राइट, अब हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को देखें तो लेफ्ट से लेकर राइट तक जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, यानी कि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अब ये एनर्जी बढ़ क्यों रही है? यानी जब हम लेफ्ट से राइट की जानिब एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट नजर आएगी। ठीक है, लेफ्ट में जितनी बाइंडिंग एनर्जी थी, राइट एलिमेंट तक जाते जाते वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब रीजन है कि ये बढ़ क्यों रही है? रीजन इसका पीछे जो है वो इसके न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस जितना डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज होगा, उतना ही हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल किसके साथ साथ इंक्रीज होगी? न्यूक्लियर चार्ज के।
और जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, सही। बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब बाइंडिंग एनर्जी ग्रुप के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। अब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज कब होगा, डिक्रीज तब होगा जब एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। अब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, इस वजह कर बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाएगी, सही है। अब एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ना, तो न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब न्यूक्लियस से जितना ही करीब होता जाएगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फिनोमेना था कंप्लीट बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी एलिमेंट और एटम को ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी हमें किसी एलिमेंट और एटम का न्यूक्लाई डिस्कस करना हो, स्टडी करना हो, उसकी प्रॉपर्टीज को देखना हो, या किसी हमें जो है ना उसके पार्टिकल्स को स्टडी करना हो, तो उसके लिए हम एक बाइंडिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी किसी एलिमेंट या एटम का जो बॉन्ड सिस्टम है, यानी वो बाउंडेड जो हुए में, उस सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमें बाइंडिंग एनर्जी इतनी लगानी पड़ेगी जब तक वो बाउंडेड सिस्टम ब्रेक ना हो जाए। अब जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी विच मीन्स के वो बाउंडेड सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी लगेगी उसे तोड़ने में विच मीन्स कि उसकी जो बाउंडेड एनर्जी थी, बाउंडेड सिस्टम की जो एनर्जी थी वो स्ट्रेंथ कम थी, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लाई, किसी पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हम उसकी बाउंडेड सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की, सो द ट्रांजिशन एलिमेंट के पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई लगती है। हाई क्यों लगती है, क्योंकि जो उसकी अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी बाइंडिंग एनर्जी की मदद से हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, उनकी जो अट्रैक्शन है वो किस तरीके की है, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा लग रही है, विच मीन्स कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है स्टूडेंट, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और बाइंडिंग एनर्जी आपसे डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में एक्सेप्शन था, उसे जरूर याद रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी के डेफिनेशन को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।